जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैं आर्यन सर, एकलव्य क्लासेज टीजीटी संस्कृत बाई आर्यन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कई बार कहा कि सर हिंदी की क्लास करिए, हिंदी की क्लास शुरू करिए, तो हमने सोचा कि कोई ऐसी तिथि आए जिससे इससे ग्रंथ की शुरुआत की जाए। तो आज जैसा शुभ दिन और कोई हो ही नहीं सकता। तो मित्रों, शिक्षक की परिभाषा थोड़ी सी देख लीजिए कि शिक्षक उस कुम्हार की भांति होता है जो कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है और उस घड़े को बनाने में तब तक उसको पीटता है जब तक वह सही आकार नहीं लेता है, तब तक वह पीटता रहता है। और ठीक उसी प्रकार से शिक्षक भी अपने बच्चों को ऐसे इस प्रकार से सही और गलत में फर्क जानने के लिए और सही दिशा में जानने के लिए तब तक उसको जो है समझ लीजिए कि पीटता ही है, तब तक उसको दिशा निर्देशित करता है जब तक वह सही दिशा पर आ नहीं जाता। तो मित्रों, आज की कक्षा की शुरुआत हम एक पंक्ति से करेंगे। हो चुका आगाज रणका, हो चुका आगाज रणका, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए देखते हैं कि हिंदी, पहले तो लिख लेंगे हिंदी व्याकरण। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। तो व्याकरण हम देखते हैं, व्याकरण की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है, या बी प्लस आंग प्लस क्या है, क्री धातु है, क्री धातु प्लस लुट प्रत्यय से मिलकर क्या बना है? व्याकरण बना है। अब व्याकरण कहते किसे हैं? व्याकरण कहते किसे हैं देखेंगे कि हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने लिखने बोलने का ज्ञान कराने वाले नियमों के शास्त्र को लिख लेंगे कि शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। कि हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से देखेंगे, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले नियमों के शास्त्र को क्या कहते हैं? हम व्याकरण शास्त्र कहते हैं। व्याकरण शास्त्र कहते हैं। हम देखेंगे इसके बाद आती है भाषा। इसके बाद आता है कि भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से निष्पन्न होता है। संस्कृत भाषा जो है हिंदी भाषा की जननी माना जाता है। यहीं पे लिख लेंगे हिंदी भाषा की जननी किसे माना जाता है? संस्कृत
को माना जाता है। हिंदी भाषा की जननी किसको माना जाता है? संस्कृत को माना जाता है। ये अलग से लिख देंगे। फिर अब देखेंगे कि संपूर्ण संसार में क्या रहा है, भाषा का अर्थ देखेंगे। संपूर्ण कह रहा है कि संपूर्ण संसार के ज्ञान विज्ञान और के ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान और सभ्यता संस्कृत और सभ्यता संस्कृति है, संस्कृत नहीं है, क्षम्यता, संस्कृत का आधार भाषा है, का आधार क्या है? भाषा है। तरह की संपूर्ण संसार की ज्ञान विज्ञान और सभ्यता संस्कृत का आधार भाषा है। भाषा वह, फिर देखेंगे दूसरी हेडिंग में लिखेंगे भाषा क्या है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा, भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है, क्या करेंगे, जिसके द्वारा हम बोलकर, जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, बोलकर, लिखकर अपने विचारों का, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्या कह रहा है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। और संपूर्ण संसार के ज्ञान विज्ञान सभ्यता संस्कृत का आधार भाषा है। भाषा जो है 3 प्रकार की होती है। भाषा देखेंगे 3 प्रकार की भाषा होती है। नंबर 1 में होता है सांकेतिक भाषा, और दूसरा जो है मौखिक भाषा, और तीसरा जो है सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यह तीसरे नंबर पर रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सांकेतिक भाषा में जिसे हम संकेत के माध्यम से जिसका ज्ञान होता है उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। और मौखिक भाषा जैसे हम बोलकर जिससे ज्ञान प्राप्त करें उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा जिसे लिख करके हम जो है जिसका ज्ञान प्राप्त करें उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। आगे चलते हैं, वर्ड एवं वर्णमाला। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, वर्ड एवं वर्णमाला। हेडिंग डाल लेंगे वर्ड या वर्णमाला। तो इसमें देखेंगे कि भाषा की, पहले हेडिंग लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कौन सी होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि होती है। कौन सी? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी को वर्ड कहते हैं।
इसी को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि है। और इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। इसी को वर्ड कहते हैं। तो मित्रों, अगर ये पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, चाहे आप वर्ड कहेंगे या ध्वनि कहेंगे, वर्ड या ध्वनि कहेंगे। अब देख, एक राइटर है किशोरी लाल वाजपेयी। किशोरी लाल वाजपेयी के अनुसार ये अपना मत दे रहे हैं कि वर्ड वह छोटी सी छोटी ध्वनि है, कि वर्ड वह छोटी से छोटी ध्वनि है। कह रहा कि वर्ड वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है, जो कान का विषय है। कह रहे हैं कि वर्ड वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, किए जा सकते। किशोरीलाल वाजपेयी कह रहे हैं कि वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है कि जो कान का विषय है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो फिर कहते हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ये देखते हैं क्या कर रहे हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं कि जिसके खंड ना हो सके। क्या हो सके? जिसके खंड ना हो सके। जैसे जैसे हम देखेंगे आ, ई, उ, का, था। इसका जो है खंड नहीं हो सकता, इसका खंड नहीं हो सकता। इसी में को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। फिर देखेंगे, आगे देखते हैं, मात्रा। आगे क्या आता है? मात्रा आता है। देखेंगे, यहां हेड डालेंगे मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? कि प्रत्येक स्वर के उच्चारण में क्या कर रहा है? प्रत्येक स्वर के उच्चारण में कह रहा है कि जो थोड़ा बहुत समय लगता है, जो थोड़ा बहुत समय लगता है, उसे मात्रा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। कह रहा है कि मात्रा किसे कहते हैं? कि जिसके प्रत्येक स्वर के उच्चारण में जो थोड़ा बहुत समय लगता है, उसे हम मात्रा कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि मात्राएं, यहां पर एक हेडिंग लिख लेंगे, मात्राएं केवल स्वरों में लगती हैं।
क्योंकि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात व्यंजन में मात्रा नहीं लगती है। क्या कह रहे हैं कि मात्राएं केवल स्वरों में लगती हैं, क्योंकि व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात व्यंजन में मात्रा नहीं लगेगी। जैसे एक मात्रा होती है ह्रस्व और दूसरी होती है दीर्घ, और तीसरी कौन सी मात्रा होती है? प्लुत। क्या किसमें लगती है? यह जो है ह्रस्व में जैसे आ ई उ हो गया, आ ई उ, और दीर्घ में आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया आदि। और प्लुत में जैसे है त्रिमात्रिक होता है, जैसे ओम लिखने के कारण, ओम जब आप बोलेंगे ओम बोलते हैं तो जो ओ के बाद जो यहाँ पे समय लग रहा है, जो उसी को जो है उसी को त्रिमात्रिक कहते हैं। तो जैसे ओम में है, ओम लिखते समय हम क्या कहते हैं? ओम ऐसे थोड़ी बोला था, ओम बोलेंगे तब जाकर ज्यादा मात्रा लगती है, तब वहां पर जो है प्लुत स्वर आता है। देखेंगे आगे चल देखेंगे वर्णमाला में देखते हैं। वर्णमाला में क्या देखते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णमाला हेडिंग डालेंगे, यहां पर लिखेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे भाषा को लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए क्या किया? भाषा को लिखने के लिए सर्वप्रथम कुछ क्या बनाए गए? चिन्ह बनाए गए, चिन्ह बनाए गए। भाषा को लिखने के लिए सर्वप्रथम क्या बनाया गया? प्रमुख चिन्ह बनाया गया। जैसे आ, दीर्घ आ, फिर ई, फिर दीर्घ ई, फिर उ आता है, फिर दीर्घ उ आता है, री और ए, आए, ओ और औ। कुल मिलाकर हिंदी में कितने स्वर हैं? कुल मिलाकर हिंदी में जो है 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो वही कह रहा है कि भाषा को लिखने के लिए सर्वप्रथम कुछ जो है चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। फिर कहने कि वर्णों को मिलाकर क्या कहते हैं? वर्णों को मिलाकर, वर्णों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। वर्णों को मिलाकर हम क्या बनाएंगे? शब्द बनाएंगे। जैसे कमल, आम, घर। कह रहा है कि वर्णों को मिलाकर हम शब्द बनाएंगे। अब कह रहा है फिर शब्दों को मिलाकर
शब्दों को क्या कह रहा है, शब्दों को मिलाकर हम वाक्य बनाते हैं। वाक्य बनाते हैं, शब्दों को मिलाकर हम क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे। जैसे कमल सुंदर फूल है। कमल क्या है, सुंदर फूल है। फिर देखेंगे, तीसरा देखेंगे कि वाक्यों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, भाषा बनाते हैं। वाक्यों को जोड़कर हम भाषा बनाते हैं। वाक्यों को जोड़कर हम भाषा बनाते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन, जैसे देखेंगे मैं प्रतिदिन आम खाता हूं। मैं प्रतिदिन क्या करता हूं, आम खाता हूं। या आम मुझे बहुत पसंद है। आम मुझे बहुत पसंद है। आम मुझे बहुत पसंद है। क्या कह रहा है, ध्यान देंगे इसको। कह रहा है कि वर्णों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। जैसे कमल, आम या घर इत्यादि हो गया। फिर कह रहा है कि शब्दों को मिलाकर हम क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। शब्दों को मिलाकर, जैसे कमल सुंदर फूल है, एक वाक्य बन गया। अब फिर कह रहे हैं वाक्यों को जोड़कर हम भाषा बनाते हैं। वाक्यों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, भाषा बनाते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन आम खाता हूं। मैं प्रतिदिन आम खाता हूं या आम मुझे बहुत पसंद है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्णों को मिलाकर शब्द किससे बनते हैं, शब्द किससे बनते हैं। तो क्या कर रहे हैं, वर्णों को मिलाकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। और फिर शब्दों को मिलाकर क्या बनते हैं, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। और वाक्यों को जोड़कर हम भाषा बनाते हैं। वाक्यों को जोड़कर हम क्या बनाएंगे, भाषा बनाएंगे। तो हम देखते हैं, थोड़ा सा एक डायग्राम बनाएंगे। स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या कहते हैं कि जो 11 स्वर होते हैं, इसमें देखेंगे आम की अगर मात्राएं पूछता है, मात्राएं कितनी होगी, तो आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की कोई मात्रा नहीं होती है। तब जाके मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कितनी है, मात्राएं 10 है। और जो है स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। तो विसर्ग किसे कहते हैं, विसर्ग जैसे है, विसर्ग कौन सा है, आह जो है विसर्ग है। और इसमें पूछता है अनुस्वार, अनुस्वार कौन सा है। अनुस्वार में देखेंगे जो अंक है, यह क्या है, अनुस्वार है। अब स्वर, अब व्यंजन में देखेंगे कि व्यंजन की संख्या कितनी है। व्यंजनों की संख्या कुल 33 होती है।
व्यंजन कितने हैं? 33 होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि अस्पर्श व्यंजन, अस्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? अस्पर्श व्यंजन जो है का से लेकर मा तक जो है अस्पर्श व्यंजन है। का, खा, गा, घा, ङा और चा, छा, जा, झा, या और इसके बाद कौन सा आएगा? टा, था, डा, ढा, ड़ा आएगा। फिर ता, था, दा, धा, ना आता है। पा, हा, बा, भा, मा आता है। ये कितने हैं? ये कुल मिलाकर कितने हैं? 25 हैं। तो अगर पूछ लेगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 25 है। तो अब इसी में देख लेंगे कि यह कंठ से कौन सा उच्चरित होता है। कुल वर्ण तो 25 हो गए। कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण आकुह विसर्जनीय नाम कंठा, एक सूत्र आता है संस्कृत में, देखते हैं। तो आ और आ, हा और विसर्ग किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। और ई और ई और इचु या सा नाम तालु, सा, ये किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। और इटू रसा नाम मूर्धा, री और सा, ये किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। और लरी, लितु लसा नाम दंता, लावर्ड भी हो जाएगा। किससे बोला जाएगा? ये दंत से बोला जाएगा। और उपु पद्मानीय नाम ओष्ठ, उ और उ, उ और उ किससे बोला जाएगा? उपु पद्मानीय नाम ओष्ठ, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु ऐसा नाम मूर्धा, लितु लसा नाम दंता। यहां पर सा होगा, यह दंत से बोला जाएगा। तो यह 25 हो गए। उसके बाद देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। यह जो है कौन सा व्यंजन था? अस्पर्श व्यंजन। यह है अस्पर्श व्यंजन। फिर देखेंगे अंतस्थ व्यंजन को देखेंगे। अंतस्थ व्यंजन में क्या कौन कौन सा आता है? या, रा, लावा। अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला और वा आता है। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में कौन सा आता है? सा। ऊष्म व्यंजन में देखेंगे सा, खा, सा, हा। ये किस में आएगा? ऊष्म, ऊष्म व्यंजन में आएगा। और संयुक्त व्यंजन में देखते हैं, संयुक्त व्यंजन में छत, त्रिंग, ज्ञा और स्रा, छत, त्रिंग, ज्ञा और स्रा आता है। ये संयुक्त व्यंजन में आएगा। और द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन में, द्विगुण व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? डा और ढा।
ढ और ढ किस में आएंगे? द्विगुण व्यंजन में। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 4 ये हो गया, 4 4 8, 8 4 12, 12 2 14 और 25। कुल मिलाकर यहां पर 52 वर्ड होते हैं। कुल मिलाकर कितने वर्ड होते हैं? 52 वर्ड होते हैं। तो मित्रों, वर्ड विचार में थोड़ा सा बच रहा है। जैसे देखेंगे ए और ए, ये किससे बोले जाएंगे? कंठ। तालु से बोले जाएंगे ओ और आओ, जो है किससे बोले जाएंगे? कंठ और ओष्ठ से बोले जाएंगे। और अनुस्वार, ये जो है नासिका से बोले जाएंगे। नासिका अनुस्वार से है। और विसर्ग ये किससे बोले जाएंगे? कंठ से बोले जाएंगे। तो ये बच रहा था, इसलिए हम इसको लिखवा दिए। तो मित्रों, आज की कक्षा में बस इतनी ही। अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। फिर पुनः नई कक्षा में मिलते हैं नए टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।